स्टूडेंट्स, इंटरनल एग्जाम जो होना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, उसके सारे पेपर को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट सेक्शन ए है असाइनमेंट्स जो आप बना रहे हैं, बनाकर कुछ लोगों ने दे भी दिए हैं। दूसरा सेक्शन है मल्टीपल चॉइस या ऑप्शनल क्वेश्चंस का, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और तीसरा सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का, जिसमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से 5 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 200 वर्ड्स में देना है। थोड़ा कम या ज्यादा होने पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सेक्शन सी मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात कि इसमें 16 क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और 4-4 क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दी जाएगी, जिससे कि वीडियो बहुत हैवी ना हो और आप अपने आराम से एक वीडियो को करके सुन सकें। तो पहला क्वेश्चन आता है, उदासीनता वक्र विश्लेषण किसे कहते हैं? व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? उपयोगिता की माप संबंधी कठिनाई से बचने के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने उदासीनता वक्र विश्लेषण यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को जन्म दिया। इस व्याख्या के अंतर्गत ये जानने की आवश्यकता नहीं होती है कि किसी वस्तु के उपभोग से कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है अथवा इसकी उपयोगिता किसी दूसरी वस्तु से ज्यादा है या कम है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते समय केवल प्राथमिकता क्रम अपनी एक वो प्रेफरेंस लिस्ट बना लेता है और उस प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से वो वस्तुओं को खरीदता चला जाता है। तो जो उसने अपना प्राथमिकता क्रम दिया, उस प्राथमिकता क्रम या प्रेफरेंस लिस्ट की सहायता से उपभोक्ता उपयोगिता को बिना मापे हुए यह बता सकता है कि वस्तुओं का कोई एक संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, किसी दूसरे संयोग की अपेक्षा उसको कम, अधिक या बराबर का पसंद है। यानी 2 वस्तुओं का इसमें एक संयोग बनता है, उसके आधार पर उपभोक्ता ये बता सकता है कि उसको पहले संयोग से ज्यादा संतोष प्राप्त हो रहा है, दूसरे से मिल रहा है, या तीसरे संयोग से उसको ज्यादा संतोष की प्राप्ति हो रही है। उदासीनता वक्र का एक क्रम होता है और हर अगला उदासीनता वक्र एक ज्यादा संतुष्टि के स्तर को बताता चला जाता है। यानी उपयोगिता के अंतर्गत तो हमको यह जानने की आवश्यकता होती थी कि किसी वस्तु का उपभोग करने से उपभोक्ता को कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। ये उसको हम मुद्रा में मापते थे, लेकिन वो एक काल्पनिक विचार है और हर व्यक्ति की अपनी आय की स्थिति के ऊपर और उसकी पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि वह उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को कितना मानता है। लेकिन हिक्स ने इसको उदासीनता वक्र की सहायता से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि हर अगला जो उदासीनता वक्र आता है उससे उपभोक्ता को ज्यादा संतोष की प्राप्ति होती है। तो बिना बताए हुए, बिना मापे हुए बता सकते हैं कि पहला आईसी वक्र उसको संतोष कितना दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है और तीसरा कितना दे रहा है। इस स्थिति को एक चित्र के माध्यम से क्लियर किया जा सकता है। उदासीनता वक्र विश्लेषण का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। इस डायग्राम में यह स्पष्ट होता है कि हमने ओ एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ली है जो एक्स कमोडिटी है और वाई एक्सिस पर वाई क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ली है, यानी एक्स और वाई 2 हमारी कमोडिटीज़ हैं। इस चित्र में IC1, IC2, IC3, IC4 एंड IC5 विभिन्न उदासीनता वक्र हैं। ये वक्र उपभोक्ता की संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को बताते हैं। जैसे जैसे उपभोक्ता ऊपर की तरफ उदासीनता वक्रों की ओर बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इस चित्र से कुछ बातें
ध्यान देने योग्य निकल करके आती हैं। नंबर 1, किसी भी एक उदासीनता वक्र पर स्थित सभी बिंदु उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसे IC1 वक्र पर ए और बी दोनों बिंदु समान संतुष्टि के प्रतीक हैं। नंबर 2, दो विभिन्न वक्रों पर स्थित दो बिंदु उपभोक्ता को समान संतुष्टि नहीं देते हैं। नंबर 3, उदासीनता वक्र मूल बिंदु O से जितना दूर होते जाते हैं उनसे मिलने वाली संतुष्टि उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। जैसे AB से ज़्यादा C पर संतुष्टि मिलती है, C से ज़्यादा D पर, D से ज़्यादा E पर और E से ज़्यादा F पर संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये विभिन्न उदासीनता वक्र उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मार्केट इक्विलिब्रियम। बाजार संतुलन में परिवर्तन की स्थिति अनुपस्थिति होती है, यानी बाजार संतुलन के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें गति तो होती है लेकिन गति की दर में परिवर्तन नहीं होता, यानी उत्पादन जिस तकनीक से या जिस गति से हो रहा है उसी गति से उत्पादन होता रहता है। इसलिए गति तो होती है लेकिन गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाजार उस स्थिति में संतुलन की स्थिति में होता है जब बाजार की पूर्ति बाजार की मांग के बराबर हो जाती है। इस मूल्य को संतुलन मूल्य या इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। मांग तथा पूर्ति की ऐसी स्थिति में मात्राओं की संतुलन मात्राएं इक्विलिब्रियम अमाउंट्स इसको कहा जाता है तथा बाजार को संतुलन की स्थिति में माना जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य कैसे निश्चित होता है? किसी वस्तु का मूल्य कैसे निश्चित हुआ? मांग तथा पूर्ति की शक्तियों के द्वारा वो मूल्य निर्धारित होता है। बाजार संतुलन का चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। इस उपरोक्त चित्र में जो स्क्रीन पर है OX एक्सिस पर डिमांड एंड सप्लाई या इक्विलिब्रियम अमाउंट दिखाया है और OY एक्सिस के ऊपर प्राइस दिखाया है। DD रेखा डिमांड रेखा है और SS रेखा सप्लाई रेखा यानी कि पूर्ति रेखा है। DD रेखा और सप्लाई रेखा आपस में एक दूसरे को E पॉइंट पर काटती हैं, यानी कि इस E पॉइंट पर संतुलन मूल्य OP के बराबर है या संतुलन मूल्य इज इक्वल टू OP और EQ। मांग और पूर्ति बराबर हैं OQ या PE, यानी कि हमारी जो मूल्य संतुलन है प्राइस इक्विलिब्रियम हो गया, वो हो गया OP, इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू OP एंड डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल टू OQ। क्वेश्चन नंबर 3, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के बीच चित्र द्वारा संबंध स्पष्ट कीजिए। यानी मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इसकी व्याख्या हमको एक डायग्राम के माध्यम से करनी है। किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता का संबंध निम्न प्रकार स्थापित हो सकता है। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक या पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी बनी रहती है किंतु घटती हुई दर से होती है। कुल उपयोगिता बढ़ती है परंतु उसकी बढ़ने की दर घटती हुई होती है। यानी कि जब हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी निकालते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी को हर अगली इकाई को टोटल यूटिलिटी के साथ में प्लस करते चले जाते हैं। इसलिए टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती है और मार्जिनल यूटिलिटी घटती हुई होती है, लेकिन अगर देखें ध्यान से तो टोटल यूटिलिटी की जो दर है वो घटती हुई मिलती है। दूसरे पॉइंट इसके लिए, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट आएगा उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट पर सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी तथा टोटल यूटिलिटी उस स्थान पर
मैक्सिमम हो गई। टोटल यूटिलिटी उस स्थान पर मैक्सिमम होगी और मार्जिनल यूटिलिटी उस पॉइंट के ऊपर शून्य होगी, जहां पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर। तीसरी स्थिति पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट जहां पर हमको मिला, उसके बाद में मार्जिनल यूटिलिटी तो ऋणात्मक हो जाएगी और कुल उपयोगिता भी उस स्थान पर घटना प्रारंभ कर देगी। कुल उपयोगिता नेगेटिव नहीं हुई है, अभी ऋणात्मक नहीं होगी, पर घटने लगेगी और सीमांत उपयोगिता जो है वो नेगेटिव कंडीशन के अंदर पहुंच जाएगी। इस सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का स्पष्टीकरण रेखा चित्र के माध्यम से। OY एक्सिस पर संतरों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, और OY एक्सिस पर मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी को दिखाया गया है। AB सीमांत उपयोगिता वक्र है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, तथा AD टोटल यूटिलिटी कर्व है। ई पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बिंदु है, यानी अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। ई बिंदु तक सीमांत उपयोगिता वक्र, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व AB नीचे गिरता जाता है, पर एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसका तात्पर्य है कि सीमांत उपयोगिता घटती जाती है पर घनात्मक बनी हुई है। ई बिंदु पर कुल उपयोगिता वक्र उठता जाता है, अर्थात कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। ई बिंदु पर सीमांत उपयोगिता वक्र एक्स एक्सिस पर मिलता है, अर्थात सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। ई पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी कर्व AD सबसे ऊंचा हो जाता है, अर्थात यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ई बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता वक्र AD एक्स एक्सिस के नीचे गिरता प्रारंभ हो जाता है, अर्थात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है। ई बिंदु के बाद कुल उपयोगिता वक्र AD भी गिरने लगता है, यानी कि कुल उपयोगिता भी घटना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मांग की लोच तथा मांग के नियम में अंतर स्पष्ट कीजिए। मांग की लोच क्या है? किसी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके बदले में मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ये देखना होता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में 4% चेंज हुआ है, यानी कि मान लीजिए 4% बढ़ी है, तो अब उस वस्तु की मांग 4% बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये हमको मांग की लोच बताती है। इसके विपरीत मांग का नियम क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग घट जाती है। तो हम मांग की लोच और मांग के नियम दोनों में कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं जो डिफरेंस के लिए बताते हैं कि मांग की लोच हमेशा प्रतिशत से संबंधित होती है। मांग का नियम कीमत से संबंधित होता है, प्रतिशत से नहीं होता, कीमत से संबंधित होता है। मांग की लोच में कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ और फिर मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इस बात को दिखाता है। जबकि मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग निश्चित रूप से परिवर्तित होगी, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कितने % मांग चेंज होगी।